बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह की रहमत से 8 चैप्टर्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, कंप्लीट 8 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स की तरफ जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1 है इसका। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट बुक हो चुकी है। प्ले लिस्ट के अंदर वीडियोस पड़ी हुई हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, टू द पॉइंट हम बात करें तो ये ब्रांच है। किसकी? दरख्त की ब्रांच है, किसी ट्री की ब्रांच है? नहीं भाई, ये ब्रांच है केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री की ब्रांच है तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? एक वर्ड कितना सुनते हुए आ रहे हैं आप? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्या चीज़ स्टडी करेंगे? स्पीड। स्पीड। कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत तेज़ हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन तो तेज़ हो रहा है और एक जो है वो स्लो हो रहा है? तो इसकी पूरी एक ब्रांच है केमिस्ट्री के अंदर जिसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। देखें आप कितने अच्छे आपके मार्क्स हैं, ये इशू नहीं है। आपसे कोई सवाल पूछता है ना, आप उसको जवाब देने के काबिल हो। आपसे कोई पूछता है केमिकल काइनेटिक्स क्या है, आप बोलें ब्रांच है। वो बोलता है किसकी ब्रांच है भाई? आप बोलें केमिस्ट्री की ब्रांच है। वो पूछता है भाई आप क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर? आप उसको बताएं हम स्पीड को पढ़ते हैं। अगला सवाल वो पूछेगा भाई किसकी स्पीड को पढ़ते हैं? आप बोलें केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को पढ़ते हैं। अब वो जो अगला सवाल आपसे पूछेगा, वाई, क्यों पढ़ते हैं इस स्पीड को, वाई? आप बोलेंगे इस वाई का जवाब आप इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात से ले लें जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। या आप घर में ही देख लें। आप क्या नहीं चाहेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाए? क्योंकि जितनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बन रही हैं, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्री है, पेन इंडस्ट्री है, ब्ला ब्ला, पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम डेली इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। तो इन ये जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनके पीछे ये कहाँ से आ रही हैं भाई? ये फैक्ट्रीज से आ रही हैं। इंडस्ट्री बना रही है इसको। तो वो कारखाने में जो सारी प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, तो वहाँ पर हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है। केमिकल रिएक्शन की सूरत में ही प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब आप अगर एक फैक्ट्री के मालिक हैं तो आप ये चाहेंगे कि आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो 6 घंटे लगाए, जबकि वही चीज़ जो है कोई दूसरी फैक्ट्री वाला जो है वो 2 घंटे में बना रहा है। फ़र्क पड़ जाएगा ना। बात ज़रा समझिएगा। उसने पूछा है क्यों पढ़ते हैं भाई, तो क्यों का जवाब आप इंडस्ट्रियलिस्ट से लें। आपकी फैक्ट्री है, एक प्रोडक्ट आप बनाते हैं, वो 6 घंटे में तैयार होती है। दूसरी एक फैक्ट्री है, वही प्रोडक्ट वो 2 घंटे में बना लेते हैं। भाई क्या कर रहे हैं ऐसा? उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से स्टडी कर लिया। उनकी फैक्ट्री के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के जो ना, तो उन्होंने उसके अंदर गौर किया है कि यार इसकी स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है। और स्पीड बढ़ाने के लिए किस चीज़ को देखना ज़रूरी है? फैक्टर्स को देखना ज़रूरी है। वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। पहले पता तो लग जाए ना कि वो फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से एक जो है वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बहुत तेज़ है और दूसरे केमिकल रिएक्शन की स्पीड बहुत स्लो है। मेरे ख्याल में इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब आप आसानी से किसी को भी केमिकल काइनेटिक्स के हवाले से बता सकते हैं। अब ये सारा का सारा दारोमदार जो है वो इस वर्ड के ऊपर है जिसको हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या होता है? लॉ भाई, ये लॉ और थ्योरी के अंदर आसान लफ्ज़ों में, लॉ भी किसी की कही हुई बात है और थ्योरी जो है
वो भी किसी की कही हुई बात है। तो ये, बल्कि लॉ को हटा देते हैं, थ्योरी को ही ले लेते हैं। किसी की कही हुई बात है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, किसी ने कोई बात बोली है। तो साइंस की दुनिया में सिर्फ कही हुई बात नहीं होती, जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई किसी भी चीज़ को अगर आप छोड़ेंगे वो नीचे जाके गिरेगी, ये मेरी कही हुई बात है, ये मेरी स्टेटमेंट है। लेकिन अब मुझे इसको साबित भी करना पड़ेगा। साबित किससे कर सकते हैं? साबित कर सकते हैं हम मैथमेटिकली। मैथमेटिकली समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन बड़ी आसान सी आपको इन चीज़ों की अहमियत बता रहा हूँ, इनको ज़रा समझें तो क्या आपको ये सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थ्योरी का मतलब क्या है? किसी की कही हुई बात, स्टेटमेंट, बयान। जैसे मैं आपको थ्योरी एक अभी दे देता हूँ, किसी की कही हुई बात ही है ना, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ क्या, कि भाई कोई भी चीज़ आप छोड़ेंगे वो नीचे ही जाके गिरेगी, ये मेरी बात है। अब मैं साबित कैसे करूँगा इस बात को? प्रैक्टिकल करके, यही होगा ना, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो थ्योरी के अंदर मैंने स्टेटमेंट दे दिया अपना कि भाई अगर आप ये करेंगे तो ये होगा। थ्योरी मेरा चैलेंज है, मेरा क्लेम है, मेरा दावा है। अब साबित कैसे करूँगा? क्योंकि साबित तो करना पड़ेगा ना। तो साबित करने के लिए आप क्या बोलेंगे? भाई प्रैक्टिकल की तरफ आ जाएं। अब इस चीज़ को पकड़ें और इसको नीचे इसको आप छोड़ दें, देखें ये नीचे ही जाके गिरेगी। ये क्या हो गया? ये प्रैक्टिकल करके आपने साबित कर दिया। आपको प्रूफ ज़रूर करना पड़ता है, अपनी बात को प्रूफ ज़रूर करना पड़ता है। अब एक और तरीका भी है अपनी बात को प्रूफ करने का। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल का सहारा लें। कभी कभी आपकी कही हुई बात ऐसी होती है जिसके लिए आपके पास ना लेबॉर्ट्री होती है, ना इक्विपमेंट्स होते हैं, ना ही सामान होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जैसे कि 1915 में जो है वो फील्ड इक्वेशंस दी थी अपनी ग्रेविटेशनल वेव्स की। तो उसने साबित कैसे किया उस बात को? 1915 में जो उसने ये फील्ड इक्वेशंस बहुत सारी दी थी, उसी में ग्रेविटेशनल वेव की बात की। हमारी कायनात में बहुत सारी ग्रेविटेशनल वेव्स मौजूद हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कायनात में घूमने गया था? क्या देखने गया था? घर में ही बैठा हुआ था ना, अपने पेपर वर्क ही कर रहा था, सोचने की बात है। और ठीक उसके 100 साल बाद जो है हमारी डिवाइसेस ने 2015 में लगभग हमारी डिवाइसेस ने उन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। बात समझिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात बोली है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी है 1915 में, 100 साल पहले, कि भाई हमारी कायनात में ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। लोगों ने मान भी लिया। क्यों? क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लोगों को ले जाके कायनात में दिखाया था कि भाई ये देखो ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, देखो अपनी आँख से? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। ग्रेविटेशनल, ये खैर वेव्स तो अपनी आंखों से नज़र भी नहीं आती। तो सपोज कर लेते हैं, क्या वो कायनात में लेके गया था? क्या खुद गया था? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो कैसे उसने साबित किया? तो प्रैक्टिकल तो वो नहीं कर सकता ना, प्रैक्टिकल तो वो नहीं कर सकता ना। उस ज़माने में ऐसी डिवाइसेस थी, ना ऐसी लेबॉर्ट्री थी जो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर सकती। लेकिन उसकी बात को माना गया। वजह क्या? मैथमेटिकली उसने प्रूफ किया। अगर प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हो रहा तो मैथमेटिकली प्रूफ हो सकती है आपकी स्टेटमेंट। इस बात को ज़रा समझिएगा। और मैथमेटिकली जब प्रूफ होती है तो आपके सामने एक इक्वेशन आ जाती है, एक फार्मूला आ जाता है। इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर हो जाएं, मतलब यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाए, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? आपने जो बात बोली है ना, आपने जो थ्योरी बोली है वो 110% सही है। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो ना, डेट मुझसे आगे पीछे गलती हो रही हो ना तो माजरत तस्हीह कर दीजिएगा कमेंट में। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो 1915 में बात बोली वो 2015 में जाके 1915 2015 लगभग 100 साल बाद, 100 साल लगे डिवाइसेस बनाने में, इक्विपमेंट्स बनाने में, चीज़ें बनाने में, लैब बनाने में, इतना एडवांस होने में कि हाँ अब हम इस काबिल हो गए हैं कि वो 100 साल पहले जो थ्योरी मैथमेटिकली प्रूफ की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसको ज़रा प्रैक्टिकली भी तो प्रूफ करें। तो ऐसी डिवाइस फिर बनाई गई और वो डिवाइस रखी गई और उस डिवाइस ने डिटेक्ट किया बाकायदा ग्रेविटेशनल वेव्स को।
तो अब जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी प्रैक्टिकली भी साबित हो गई। इस बात को ज़रा समझिएगा। तो अगर हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्पीड को स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन की, और फिर जब हम फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, पहली बात तो ये कि स्पीड को अगर आपने स्टडी करना है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर आपको केमिकल रिएक्शन की स्पीड को मेजर करना है तो आप कैसे करेंगे? क्या आपके पास कोई डिवाइसेस हैं? क्या कोई सामान है? नहीं। यहाँ पर भी स्पीड को मेजर करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ये बता सकते हैं कि स्पीड जो है वो केमिकल रिएक्शन की क्या है, क्या है। ठीक है, दोबारा से सुन लें। आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है अब, जिसकी मदद से आप किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड को। ये एक बात है, इसको जहन में रखिएगा। सवाल इसके ऊपर आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, बच्चे इंडिया से सुन रहे हैं या पाकिस्तान से सुन रहे हैं या कहीं और से भी सुन रहे हैं, बात जहन में रख लें। एमसीक्यूज जब आते हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि भाई आप जो है स्पीड से रिलेटेड केमिकल काइनेटिक्स में के अंदर हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड से रिलेटेड मैथमेटिकली इक्वेशन कौन सी है, तो आप फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं। भाई उसने फैक्टर्स थोड़ी पूछे आपसे, वजूहात थोड़ी पूछी आपसे, रीज़न्स थोड़ी पूछे आपने कि किन वजूहात की वजह से, किन रीज़न्स की वजह से जो है ये केमिकल रिएक्शन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। आपसे ये तो नहीं पूछा ना उसने। आपसे उसने पूछा है कि अगर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को हमें मैथमेटिकली बताना हो तो उसकी इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम स्पीड को। ठीक है, बाइक की स्पीड को कैलकुलेट करना हो तो वो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है ना, वो बता रहा होता है आपको इतने किलोमीटर और ये और वो। समझ में आ गई बात? तो ये दो चीज़ों का फ़र्क रखिएगा। पहली चीज़ आपसे स्पीड पूछी जा रही है केमिकल रिएक्शन की, उसके लिए आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। दूसरा ये सवाल है वो फैक्टर्स, वो वजूहात, वो रीज़न्स जो असरअंदाज हो रहे हैं किसके ऊपर, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जब आप उनको पकड़ लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप उन फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। आप उन फैक्टर्स में चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड जो है उसके पीछे फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, अगर आपको ये पता लग जाए कि यार इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों ये केमिकल रिएक्शन स्लो हो रहा है या क्यों ये केमिकल रिएक्शन फास्ट हो रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जब आपको पता लग जाएगा आप उनमें चेंज कर सकते हैं, उनको घटा सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, और उसका असर किस पे पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन पे पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन की स्पीड पे पड़ेगा। और सबसे बड़ा अभी जो फैक्टर आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ वो क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। अभी हम इनकी जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी देखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी देखेंगे, रेट भी बताऊंगा आपको ये रेट क्या होता है, स्पीड का ही दूसरा नाम है, लेकिन किस सेंस में ये बताता हूँ अभी। आप यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो फैक्टर्स में पहला फैक्टर जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है। ये है वो वजह जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है या कम होती है। अब ये मोलर कंसंट्रेशन क्या है, ये बच्चों को बड़ा डिस्टर्ब कर देता है। भाई कंसंट्रेशन का मतलब है मिकदार, आप इस बात को मत भूला करें। मिकदार, क्वांटिटी, क्वांटिटी। आपने एक बीकर लिया है और बीकर लेने के बाद जो है पानी लिया है, उसके अंदर आपने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डाला है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ आपने ये क्या बनाया, आप बोलेंगे सर मैंने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया। मैं आपसे पूछता हूँ इसकी कंसंट्रेशन बता दें, तो मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पानी के अंदर सॉल्ट की मिकदार कितनी है। आप बोलते हैं सर मैंने 2 चम्मच जो है वो नमक इसमें ऐड किया है, तो आपने कंसंट्रेशन बता दी। या आप ये बोलेंगे सर मैंने 200 ग्राम नमक जो है इसमें ऐड किया है, तो आपने कंसंट्रेशन बता दी। अब थोड़ा फ़र्क महसूस करें, पहले आपने कंसंट्रेशन बताई है चम्मच में,
फिर आपने कंसंट्रेशन बताई है ग्रामों में 200 ग्राम। अगर आप कंसंट्रेशन मोल में भी तो बता सकते हैं, तो जो मिकदार आप मोल में बता रहे हैं, जो मिकदार आप मोल में बता रहे हैं उसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो व्हाट इज़ दिस मोलर कंसंट्रेशन? ये क्या है? वो मिकदार जो कि आप मोल में बता रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये मोलर कंसंट्रेशन एक वजह है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक प्रैक्टिकली छोटा सा एक्सपेरिमेंट और देख लेते हैं। अब ये और आपको समझ में आ जाएगा। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह वो सब मैं बनाता हूँ, पहले ज़रा कॉन्सेप्ट ले लें पूरा का पूरा। ये बीकर है, इसमें आपने पानी लिया है, इसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाला है, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाला है। दोनों ने रिएक्शन किया है और उसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड बना है और H2O वाटर बन गया। ये दो चीज़ें इसके अंदर बन गई। ठीक है, कितनी देर में बनी है? हाँ, अब बात आ जाएगी ना, कितनी देर में बनी है? इसको बनने में लग गए 4 आवर्स। अच्छा, आपका दोस्त है वो भी यही काम कर रहा है, उसने भी पानी लिया है और पानी लेने के बाद जो है उसने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और उसने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और उसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड बना है और H2O वाटर बना है। ठीक है भाई, बन गया। लेकिन इसने जो बनाया वो 1 घंटे में बनाया, 1 आवर में। अब ये क्या जादू हो गया यार? ये तो 1 घंटे के अंदर वही चीज़ें हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी से सोडियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, लेकिन 1 घंटे में ही बन रहा है। और यहाँ पर आप भी वही चीज़ें ले रहे हैं तो 4 घंटे लग रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह मोलर कंसंट्रेशन। आपने जो मोल लिए हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, वो आपने 2 मोल लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल लिए हैं। ठीक है, और आपके दोस्त ने जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल लिए हैं ना, वो 10 मोल लिए हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 10 मोल लिए हैं। तो क्या हुआ? स्पीड पे फ़र्क पड़ गया। यही तो आप जानना चाहते हैं, स्पीड पे फ़र्क पड़ गया ना। क्या हुआ ऐसा जो स्पीड पे फ़र्क पड़ गया? भाई मोलर कंसंट्रेशन में इजाफा कर दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स में इजाफा कर दिया गया है, मोल्स की तादाद में इजाफा कर दिया। आपके दोस्त ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 10 मोल डाले इसके अंदर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 10 मोल डाले हैं। आपने कितने मोल डाले? 2 मोल। 2 मोल। आपको कितना टाइम लगा? 4 घंटे। तो ये है एक फैक्टर। अभी और फैक्टर भी हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपस में मिले हैं, इन्होंने रिएक्शन शुरू किया। अब रिएक्शन की स्पीड देखें, रफ्तार देखें, तेज़ हो रही है, तेज़ तेज़ तेज़। यहाँ बहुत तेज़ हो रही है, मोलर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब क्विक रिव्यू कर लेते हैं अभी तक जो हमने समझा केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि ये चीज़ें बार बार बच्चों को बतानी पड़ती हैं और समझ में आना इशू नहीं है कि आपको समझ में नहीं आती बात या केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, समझ में आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जहन में रुकती नहीं है। रुकेगी कैसे? सवालात से। सवालात में आपसे पूछता हूँ, कोई पूछता है भाई केमिकल काइनेटिक्स क्या है, आप बोलें केमिस्ट्री की ब्रांच है। क्या करते हैं हम इसके अंदर? हम स्टडी करते हैं। किस चीज़ को स्टडी करते हैं? स्पीड को स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्पीड को स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को स्टडी करते हैं। बस ये आसान सी बात है। और सिर्फ क्या स्पीड को स्टडी करते हैं? नहीं, हम जो है केमिकल रिएक्शन की स्पीड के अलावा फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं। वो फैक्टर्स, वो रीजंस जो रेस्पॉन्सिबल हैं स्पीड के, रीजंस जो रेस्पॉन्सिबल हैं, रेस्पॉन्सिबल ऑफ स्पीड। केमिकल काइनेटिक्स में हम उन अवामिल को भी स्टडी करते हैं, उन फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा है? फिर हमने ये देखा है और भी फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन अभी एक फैक्टर को हमने स्टडी किया है, वो है मोलर कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा मोलर कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा मोलर कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, उतना ज़्यादा ही क्या होगा? स्पीड होगी केमिकल रिएक्शन की। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। क्यों पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को, इस क्यों का जवाब भी दे दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो
जहाँ वो ये यकीनन ये चाहते हैं कि उनकी जो इतनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरों के मुकाबले में जल्दी बने, तो इसीलिए वो उन फैक्टर्स को स्टडी करना चाहते हैं जो कि स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी हमने देखा। अब ज़रा इसके नोट्स ले लेते हैं और साथ में इसके नोट्स भी ले लेते हैं और इसकी डेरिवेशन जो है वो भी करते हैं कि स्पीड अगर आपको मेजर करनी हो तो आप कैसे करेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, फैक्टर्स, पहले डेफिनेशन देख लें इसकी। डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन जो मैंने पहले आपको बताई है वो तो मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बताई है, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट क्या है आपके जहन में फ़ौरन क्लिक हो रहा होगा, स्पीड, बिल्कुल सही है, स्पीड की बात हो रही है, लेकिन किस सेंस में, ज़रा इसको भी देख लीजिए। एक तो हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और नंबर 3 पे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑन द रेट, फैक्टर्स that influence on the rate। अब ये प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास केमिकल काइनेटिक्स की आ गई। ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑन द रेट। दैट्स इट, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है भाई। अच्छा, आगे क्या है इसमें, अब पहले चीज़ जो हम स्टडी करते हैं इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, इसको ले लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग जो ना प्राइस और रेट को मिक्स कर देते हैं। भाई प्राइस एक अलग चीज़ है, रेट एक अलग चीज़ है, ज़रा इसमें फ़र्क रखिएगा। ठीक है, प्राइस का मतलब है कीमत, रेट का मतलब है शरह, रफ्तार। तो यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि स्पीड की बात कर रहे हैं, तो ज़रा स्पीड को तो समझ लें। क्या वाकई हम समझते हैं स्पीड क्या होती है? फिज़िक्स में हमने पढ़ा है, स्पीड या वेलोसिटी एक ही चीज़ के दो नाम हैं ना। क्या होता क्या है ये, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में, तो इसका आसान सी डेफिनेशन है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, ये आसान सी डेफिनेशन है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसी स्पीड को आप दूसरा नाम क्या देते हैं, वेलोसिटी का नाम देते हैं। खैर इसके ऊपर मैं वेक्टर्स फिज़िक्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिज़िक्स ओल्ड बुक के नाम से प्लेलिस्ट पढ़िए, उसमें देखें पूरी सीरीज़ बनाई हुई है मैंने वेक्टर्स के ऊपर, जो मैट्रिक फिज़िक्स से चल के फर्स्ट ईयर फिज़िक्स तक जा रही है, पूरी कंप्लीट जो है। बहरहाल तो स्पीड जो है, रेट मतलब स्पीड और स्पीड का मतलब डिस्टेंस, आम लफ्ज़ों में डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। इसी को हम जो है वो मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं, स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्या डिस्टेंस कवर हो रहा, नहीं डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, हम स्पीड देख रहे हैं। अब स्पीड के लिए हाउ फास्ट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग, into how fast reactants are disappearing, ये लिखना चाहिए, how fast reactants are disappearing, how fast reactants are disappearing। आप ये भी कह सकते हैं ना भाई, रिएक्टेंट
डिसअपियर होंगे, गायब होंगे, तो अपीयर क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। आप जब पानी बनाते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की मदद से, तो वैसे तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस नज़र आती है, ना ऑक्सीजन गैस नज़र आती है, और वाटर का भी कोई कलर नहीं होता। लेकिन सपोज़ कर लेते हैं कि आपको ये नज़र आ रही है, हाइड्रोजन गैस भी नज़र आ रही है, ऑक्सीजन गैस भी नज़र आ रही है, ठीक है। इसकी भी आपने कुछ मिकदार ली है, इसकी भी आपने कुछ मिकदार ली है। जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? अगर ये मैं हाइड्रोजन को कहता हूँ कि इसका ये साइज़ है, और ऑक्सीजन को मैं कहता हूँ कि इसका ये साइज़ है, तो क्या होगा? जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ ज़ीरो है। जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन शुरू होगा तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन का साइज़ है ये कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो साइज़ है ये भी कम होके इतना हो जाएगा, और यहाँ पर वाटर जो है इसका साइज़ इतना हो जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन गैस पूरी ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस भी पूरी ख़त्म हो जाएगी, ये क्या हो रही है? डिसअपियर हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। डिसअपियर मतलब गायब होना, अपीयर मतलब ज़ाहिर होना। तो यहाँ पर ये वाटर जो है ये अपीयर हो जाएगा आपके सामने। लेकिन इसकी कोई रफ्तार तो होगी ना, कोई रफ्तार तो होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको केमिकल रिएक्शन की स्पीड जो है वो देखनी है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप ये देखें हाउ फास्ट रिएक्टेंट्स आर डिसअपियरिंग, कि कितनी तेज़ी के साथ रिएक्टेंट्स जो हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। या दूसरा तरीका है हाउ फास्ट प्रोडक्ट्स आर अपीयरिंग, प्रोडक्ट्स आर अपीयरिंग। दो तरीके हैं, टू वेज हैं। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी आपके पास अब दो तरह से हो जाएंगे, ठीक है। एक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा हाउ फास्ट रिएक्टेंट्स आर डिसअपियरिंग। और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन आपको ये बता रहा होगा हाउ फास्ट प्रोडक्ट्स आर अपीयरिंग। तो ये बात जहन में रखिएगा, एग्ज़ाम में जब आपसे पूछा जाए कि आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन बताइए हाउ फास्ट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो गलती मत कीजिएगा, प्रोडक्ट का नहीं बताना आपने, ये बताना है कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे हाउ फास्ट रिएक्टेंट्स आर डिसअपियरिंग, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको ज़रा बाकायदा तरीके से मैथमेटिकली अब हम इसको ले लेते हैं। डेरिवेशन की तरफ आ जाइए इसकी। डेरिवेशन मीन्स मैथमेटिकली मैथमेटिकल वे या चलें इसको छोड़ दें, कंफ्यूज अगर आपको कर रहा हो। डेरिवेशन टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, डेरिवेशन टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। तो ये डेरिवेशंस जो हैं वो दो तरह की होंगी। एक तो हमारे पास, पहले फॉर्मूला लिख लें इसका, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है किस चीज़ के बराबर है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ये याद रखिएगा कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है इसमें हमने दोनों को रख दिया है साथ में, रिएक्टेंट को भी और प्रोडक्ट को भी। इनको हम अलग अलग जो है वो भी करेंगे, लेकिन इसको ज़रा समझ लें आपसे क्या बोल रहा है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी जो मैंने बात बोली है कि रिएक्टेंट जो है वो कितनी तेज़ी के साथ डिसअपियर हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो कितनी तेज़ी के साथ अपीयर हो रहे हैं, ये बात। तो ये जो रिएक्टेंट के डिसअपियर होने की बात कर रहा हूँ, क्या ये चेंज नहीं है?
चेंज है। और ये जो प्रोडक्ट के अपीयर होने की बात कर रहा हूँ, क्या ये चेंज नहीं है? ये भी चेंज है। और जब हम बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहे हैं, मतलब चेंज आ रहा है रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट की किस चीज़ में चेंज आ रहा है? उसकी कंसंट्रेशन में। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, तो प्रोडक्ट में किस चीज़ में चेंज आ रहा है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब टाइम की बात अगर ना करें तो स्पीड की तो बात हो ही नहीं सकती ना। अब टाइम कितना लग रहा है भाई? रिएक्टेंट को डिसअपीयर होने में कितना टाइम लग रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है? दोनों बातें मैंने, एक ही बात को मैंने दो तरह से बोला है। मैंने क्या कहा? रिएक्टेंट को डिसअपीयर होने में कितना टाइम लग रहा है, या रिएक्टेंट को चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है। या अब प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट को अपीयर होने में कितना टाइम लग रहा है, प्रोडक्ट को जो है वो चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है। इसको बताने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ये फॉर्मूला चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन वाला। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात? अभी आगे चलते हैं। तो इसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम सिर्फ रेट ले लेंगे। ठीक है, चेंज के लिए आपको पता है हम डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, दोनों के लिए हम एक्स को यूज़ कर रहे हैं, और चेंज इन टाइम के लिए हम डेल्टा टी को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गई आपके पास डेरिवेशन। बार बार कह रहा हूँ, ये वो डेरिवेशन है जो कि जनरली आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के लिए है। ये अभी रिएक्टेंट की अलग डेरिवेशन आएगी, प्रोडक्ट की अलग डेरिवेशन आएगी जी। एक हाइपोथेटिकल हम जो है वो स्टेटमेंट अभी लेंगे, जो कि आपकी बुक के अंदर भी है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर ये जो चेंज आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज किस में आ रहा है? कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन हम किस में लेते हैं? किस में लेते हैं? मोल्स में लेते हैं। और कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी में भी लेते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी भी यही बता रही होती है आपको कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल मौजूद हैं। तो मोलैरिटी जो है, परेशान मत होइएगा, मोलैरिटी असल में मोल्स को ही एक्सप्रेस करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ कि इस बीकर के अंदर पानी है और इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो डिज़ोल्व किया गया है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसमें डिज़ोल्व किया गया है, आप मुझे मोलैरिटी बता दीजिए। तो मैं आपसे इनडायरेक्ट वे में क्या पूछना चाह रहा हूँ जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मोलैरिटी बता दीजिए? मैं कंसंट्रेशन इसकी जानना चाहता हूँ, सोडियम क्लोराइड की, लेकिन किस तरह से? पर लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर। हाउ मैनी मोल्स? पर का मतलब है 1। ये जो आपने अभी पानी लिया है, ये पानी दो तरह से आप ले सकते हैं, लीटरों में भी ले सकते हैं, ठीक है, और क्यूबिक डेसीमीटर में भी आप ले सकते हैं। इक्वल होते हैं, ये बराबर होते हैं, या तो आप लीटर की बात करें या क्यूबिक डेसीमीटर की बात करें। 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर से मिलके बनता है, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से मिलके बनता है। तो बहरहाल ये जो आपने पानी लिया है अभी, तो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये 1 लीटर आपने पानी लिया, 1 लीटर आपने पानी लिया, तो 1 लीटर पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड के मोल की तादाद असल में क्या कहलाएगी? मोलैरिटी कहलाएगी। तो मोलैरिटी क्या है? आप ये जानना चाहते हैं कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल मौजूद हैं सॉल्यूट के। समझ में आ गई बात आपको? ये जो हम रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह का मामला करते हैं ना, तो ये हम केमिकल रिएक्शन असल में हम पानी के अंदर करवाते हैं। जिस तरह आप खाना बनाने के लिए जो है वो देगची का इस्तेमाल करते हैं ना, कि देगची या देग या फ्राइंग पान वो जगह है जहाँ पर आप सब्ज़ी भाजी ये वो सब कुछ डाल के उनको
रिएक्ट करवाते हैं आपस में तो खाना बनता है। तो ये फ्राइंग पैन हो गया या देगची हो गई या देग हो गई, ये बर्तन हो गया, ये क्या है, ये वो जगह है जहाँ पर आप इनको रिएक्शन करवा रहे होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह हम केमिकल रिएक्शंस जो करवा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं और उसमें पानी लेते हैं। पानी जो है वो मीडियम है जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन करवाने की जगह है। आपने सुना होगा ना, एक्वस सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, तो क्यों लेते हैं हम, पानी के अंदर हम रिएक्ट करवाते हैं, ये बड़ा आसानी से काम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह आपको नज़र आएंगे तो ये रिएक्शन कहाँ पर करवाए जाएंगे, ये रिएक्शन पानी के अंदर करवाए जाएंगे सोल्यूशन में। अब वो पानी की मिकदार भी तो होगी ना, 1 लीटर के अंदर वो जो आपने रिएक्टेंट डाले हैं उनके मोल्स की तादाद मोलैरिटी कहलाएगी, जो कि कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रही है। तो बहरहाल रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज जो है वो कितना आ रहा है टाइम के हिसाब से। ठीक है भाई, तो ये हो गया और ये भी हो गया। यूनिट की बात कर रहे थे हम, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फिर हमारे पास क्या है, ये मोलैरिटी है, और मोलैरिटी के लिए हमारे पास क्या है, मोल्स आपको लेने हैं पर क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर। और मोल्स के लिए आपको पता है मोल्स का सिंबल क्या होता है, MOL, और क्यूबिक डेसीमीटर ये इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं लीटर को छोड़ूं सिर्फ क्यूबिक डेसीमीटर लूं तो ये मोलैरिटी की बात आ जाएगी, कंसंट्रेशन की बात आ जाएगी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन अब टाइम भी है, तो टाइम का यूनिट आपको पता है क्या होता है, सेकंड, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें फिर क्यूबिक डेसीमीटर के साथ S को भी लाना पड़ेगा। अब ये थोड़ी गंदगी हो गई, मैं साफ़ कर दूं इसको। मोलैरिटी, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल्स के लिए सिंबल MOL लिया जाएगा, क्यूबिक डेसीमीटर इसी तरह रहेगा। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये तो इसकी बात हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चेंज इन टाइम, टाइम के लिए हमारे पास सेकंड होता है, तो यहाँ पर इसके साथ फिर यहाँ पर सेकंड आ जाएगा S, तो ये हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डॉट S, ये इसका यूनिट हो जाएगा, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का ये यूनिट हो जाएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है भाई, तो एक तो डेरिवेशन ये हो गई, ये वो डेरिवेशन है जिसके अंदर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये जनरल डेरिवेशन है, जनरल डेरिवेशन है, ये आम डेरिवेशन है जो कि दोनों को कवर कर रही है। बार बार कह रहा हूँ, देखें गड़बड़ मत कीजिएगा, ये जनरल डेफिनेशन है, आम डेफिनेशन है जो बैक वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर अलग अलग देखना चाहें तो अब अलग अलग वाला मामला कर लेते हैं, यही सब कुछ होगा, बस आप ये कर लें। इसके लिए इस फॉर्मूले को सामने रखना है। हमारे पास जो है, अब इसकी हेडिंग क्या देंगे, डेरिवेशन, डेरिवेशन थ्रू अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, डेरिवेशन थ्रू अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है फर्जी, हाइपोथेटिकल मतलब फर्जी एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि ये रिएक्टेंट A है और ये B में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर दो इसके फॉर्मूले जो है हमारे पास बन जाएंगे। अब ये A जो है वो डिसअपियर होगा और B जो है वो अपीयर होगा। तो यहाँ पर अगर हम A के लिए जो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए डेरिवेशन करना चाहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, रेट फॉर A जो कि रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें क्या आ जाएगा, डिसअपियरेंस
disappearance of reactant, disappearance of reactant in time, ठीक है भाई। और इसी तरह ये हो जाएगा चेंज इन ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टी, ये रेट आ गया, रेट फॉर ए, जो कि रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसी फार्मूले को, ये देखें जनरल फार्मूले से ही ये स्पेसिफिक फार्मूला बन रहा है। अब हम प्रोडक्ट की अगर बात करें, रिएक्टेंट यहाँ से हटा देते हैं तो सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा बिल्कुल। अब यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, अब इसकी जगह बी आ गया, इसकी जगह बी आ गया, रेट यहाँ बी आ गया। अपीयरेंस, अब डिसअपीयरेंस नहीं, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, नीचे टाइम इसी तरह रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी बी हो जाएगा। तो इस तरह से तीन जो है डेरिवेशंस, तीन फार्मूलाज आपके पास आ चुके हैं। एक फार्मूला आपके पास जनरल फार्मूला है, ये वाला जो भी मैंने बना के दिखाया था, ठीक है। दूसरा स्पेसिफिक फार्मूला है सिर्फ रिएक्टेंट के लिए, और तीसरा स्पेसिफिक फार्मूला है सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, ये भी आपके पास आ गई। अच्छा, रिएक्टेंट के लिए जो है वो हम अभी जो हमने इससे पहले रिएक्टेंट वाला देखा था, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, रेट ए, ये नेगेटिव साइन लेंगे आप इसके लिए, नेगेटिव डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये अक्सर जो है इस हवाले से सवाल आ जाता है कि ये रिएक्टेंट के लिए जो नेगेटिव आप ले रहे हैं तो ये क्या शो कर रहा है, तो इसका जवाब ये होता है कि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मिकदार में कमी को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है भाई। और क्या है इसके अंदर, बस और तो कुछ भी नहीं है। अगला जो टॉपिक है इसके बाद फिर हमारे पास जो है वो रेट लॉ है और रेट एक्सप्रेशन है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।